हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो फिर आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं लेकर के टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज। तो इस सीरीज में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके मिडवल हिस्ट्री के लिए गए हैं। मिडवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हैं। कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए थे, तो और नेक्स्ट जो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे मॉडर्न के, तो जिससे कि आपका सारा एंशिएंट, मॉडर्न, मिडवल सारा एक साथ कवर होता रहे। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? एक तुर्क था, या एक मंगोल था, या एक अरब था, या तुर्क अफगान था? तो आप ध्यान रखिए क्या था। तो इसका सही आंसर जो होता है, मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्क का आक्रमण हुआ, उसके बाद जो आक्रमण होता है उसके बाद मुगल आते हैं। तो ये जो है सीरीज रही। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। तो वो जो है अरब में ही एक देश पड़ता है, इराक। इराक के राजा जो थे अल हज्जाज, इराक के राजा अल हज्जाज का वो भतीजा और दामाद था। ठीक है। तो उसको भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत ही कुशल नेतृत्व वाला सेनापति भी था राजा अल हज्जाज का। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इसकी थोड़ा सा स्टोरी में बता दे रहा हूँ। क्या हुआ कि अल हज्जाज इराक देशों का जो है, अरब देशों का व्यापार चलता था किसके साथ? श्रीलंका के साथ व्यापार चलता था। तो ये समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। समुद्री मार्ग से एक बार क्या हुआ, अल हज्जाज ने अपना व्यापार में अपना माल जो है मंगाया कहाँ से? श्रीलंका से मंगाया। तो बीच में श्रीलंका, जैसे ये इंडिया का मैप है, ऐसे करके ये इधर पूरा आता था सिंध। ठीक है, इधर का एरिया। अब इधर श्रीलंका से उसने मंगाया, तो बीच में ये सिंध प्रांत पड़ता था। तो सिंध के पास एक जगह थी सिंध में ही एक जगह थी राजौर। ठीक है, ध्यान रखिए, राजौर जगह थी। वहाँ का राजा दाहिर था। दाहिर, ठीक है। तो अल हज्जाज को क्या लगता है कि राजा दाहिर ने हमारा जो है माल लुटवा लिया है, राजा दाहिर ने हमारा माल लूट लिया है। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने कासिम को अल हज्जाज भेजता है राजा दाहिर के पास अपना सामान वापस करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम पहली बार 712 ईस्वी में आता है। 712 ईस्वी में राजा दाहिर से आक्रमण करता है सिंध पर। ठीक है, अपने। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो यही है अरब। उससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, नीचे देखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सिंध की विजय कब हुई? तो मैंने बताया 712 ईस्वी में सिंध की विजय हुई। ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था, और वो एक अरबी था। ध्यान रखिएगा। अगला थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है? मोहम्मद बिन कासिम को भारत किसने भेजा? तो ध्यान रखिए, अल हज्जाज ने भेजा था। इतनी चीज़ आपकी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन से कैसे आपके कई क्वेश्चन निकल आते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने आपके टोटल क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कवर हो गए। तो आगे आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है इसके नीचे व्याख्या दी गई कि मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था, वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। उसने 712 ईस्वी में इन सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण था। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, बलबन। तो ये गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। क्या है? किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। देख रहे हैं, खुद गुलाम होके गुलाम रखा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलाम का भी गुलाम, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो और गुलाम वंश कब से कब तक वर्चस्व में रहा? गुलाम वंश की स्थापना बाद में क्या होता है, मोहम्मद गोरी
भारत आता है, भारत के कुछ प्रांतों को जीत लेता है। भारत के कुछ प्रांतों को जीतने के बाद जो प्रांत जीते होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका जो सत्ता दे जाता है, वापस खुद वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर देखने की बात है कि वो सत्ता वापस किसको मिल जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान बनता है, राजा बनता है, नए दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, तो वो एक गुलाम होता है, इसलिए गुलाम के नाम पर ही गुलाम वंश आगे बढ़ चला था। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला ये गुलाम वंश। तो ध्यान रखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। ध्यान रखिए, अगले क्वेश्चन आपके हैं, इसमें क्या है? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम इल्तुतमिश कहा जाता है। गुलाम वंश का कब से कब तक वर्चस्व रहा? तो 1206 से 1290 तक रहा। ये भी बता दिया। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश ही था। ठीक है, गुलाम वंश ही था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखे निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? उत्तर भारत को जीता। तो ध्यान रखिए कि मध्य एशिया के किस, तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, पहले अरब आए फिर तुर्क। मोहम्मद गोरी जो है कब आया भारत में? भारत आता है किधर? ये आता है, पहले तो जीतता है किसको? मुल्तान को। पहले मुल्तान को जीतता है। ठीक है, मुल्तान को जीतता है 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी मुल्तान को जीतने के बाद ये चलता है, आगे बढ़ता है, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? मोहम्मद गोरी को हरा देता है। मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में उल्टा पासा हो गया, यहाँ पर मोहम्मद गोरी जीत गया और जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस प्रकार पूरे उत्तर भारत में 1192 उत्तर भारत में जो है किसका वर्चस्व हो गया? पूरा मोहम्मद गोरी का वर्चस्व हो गया। तो हमारे क्वेश्चन अब देखते हैं क्या बनते हैं कि है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो मोहम्मद गोरी ने, यानी द्वितीय तराइन के द्वितीय युद्ध में जीता था। अगला है, सुल्तान मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? तो पहला आक्रमण उसका मुल्तान में हुआ था। ठीक है, पहला आक्रमण उसका मुल्तान में हुआ था। ठीक है, फिर किसने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया? तो ध्यान रखने की बात है, सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ध्यान रखिए, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय कहा जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी भारत में विजित अपने प्रदेशों की जिम्मेदारी किसे सौंप कर चला गया? तो मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ कि जो भी क्षेत्र जीते थे वो सारे कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसका व्याख्या में क्या दिया गया है कि संसबानी या सामसी वंश के शासक मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। ठीक है, फिर 1178 में क्या है? भीम द्वितीय से पराजित हो गया था। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय से पराजित हो गया था। उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन खुद जीत जाता है और पूरे उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? ठीक है, ये जो 1999 दिख रहा है, तो ये 1999 दिखने का मतलब ये है कि 1999 पीसीएस के एग्जाम में आया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर, ये बदायूंनी ने कहा। बदायूंनी एक इतिहासकार हैं, ये किसके निधन पर कहा था? तो पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। तो थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? तुगलक वंश में का एक
राजा हुआ, ठीक है, तुगलक वंश में एक राजा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक अपने वंश का यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक माना जाता था, सबसे विद्वान और शिक्षित था। तो वो इतना विद्वान शिक्षित था कि हर समय प्रैक्टिकल ही करता रहता था। तो नए नए पता नहीं अजीब अजीब के काम करता रहता था। उसने अपनी क्या किया, अपनी दिल्ली, उसकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से अपने राजधानी को दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, दौलताबाद ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसका ये भी प्रयोग सिद्ध सही सफल साबित नहीं हुआ। फिर से क्या किया, दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो ये उल्टा सीधे एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि कोई भी, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राजा रहा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसके देखते हैं कि ये तो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा विद्वान और शिक्षित था। तो अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? तो वो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है व्याख्या है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब 1294 में डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य, ये फरगन नहीं, फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। यानी कि कौन सा वो शासक था जब फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र 12 वर्ष थी? हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था या बाबर था? तो ध्यान रखिए, इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है बाबर। बाबर कौन था? पहला मुगल शासक था, पहला मुगल शासक था जिसने भारत में मुगलों की नींव डाली। ध्यान रखिएगा, भारत में मुगलों की नींव डाली किसने? बाबर ने, ठीक है। तो ये जब आया था तो भारत में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो आगे देखते क्वेश्चंस क्या हैं। क्या भारत में मुगल वंश की नींव किसने डाली? तो आपने देख लिया, भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली? तो दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोदी वंश, ठीक है, लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, लोदी ने नींव डाली थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है व्याख्या में देख लिए, 12 वर्ष की आयु में बाबर गद्दी पर बैठा, बचपन से ही युद्ध कला में सीखने में तत्पर रहता था। बचपन से ही युद्ध में बहुत ज़्यादा ये बिजी रहता है। इसका पिताजी कहता है बेटे अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, तो वो बोलता है कि हमें पढ़ाई लिखाई से नहीं मतलब। तो आप जो है, आप छोटी सी जागीर के मालिक है, हमें बहुत बड़ा राजा बनना है, और ये छोटी सी जागीर फरगना जो है मेरी जुत्ती के बराबर है। तो इसलिए वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तत्पर रहता था युद्ध अभ्यास में, इन सब कार्यों में, ठीक है। तो उसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा उसके पिता का नाम था। कुतलुग निगाह खानम उसकी माता थी। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर सत्ता स्थापित की, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ध्यान रखिए, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर की पत्नी थी या अकबर की पत्नी थी या शाहजहां की पत्नी थी या जहांगीर की पत्नी थी? तो ध्यान रखिए, नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी। तो थोड़ा नूरजहां के बारे में जान लेते हैं और क्वेश्चन। तो नूरजहां जो है, नूरजहां की माँ थी, नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, मैं क्यों बता रहे हूँ अभी बताते हैं। अस्मत बेगम, ठीक है, अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की 20वीं पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम का नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि का निर्माण किया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का निर्माण किया था। तो हमें कैसे पता चलता है? तो ये उल्लेख जो मिलता है, तो जहांगीर की एक पुस्तक है तुजुक ए जहांगीरी,
ये जहांगीर की आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी से मिलता है कि इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की कला इन्होंने ही विकसित की थी। 7वां क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी। ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, या इल्तुतमिश की थी, या बलबन की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, सही आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी, क्योंकि रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य थी और उन्हें विद्वान थी, उन्हें नॉलेज काफ़ी अच्छा था। तो इल्तुतमिश क्या करता है, रजिया सुल्तान को अगला अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, लेकिन उसका बेटा जो है अपनी माँ की वजह से गद्दी पर बैठता है। तो इल्तुतमिश, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था। तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी थी। रजिया सुल्तान की निरोगता, एक चीज़ क्या है कि रजिया सुल्तान जब शासिका बनी, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। ठीक है, लगभग 1236 से 1240 के आसपास तक रही। तो रजिया सुल्तान ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाई, क्योंकि दिल्ली के अमीर लोगों ने क्या है कि विद्रोह कर दिया था कि एक महिला हम पर अधिकार करेगी, महिला अधिकार करेगी, इसलिए वो ज़्यादा क्रुद्ध हो गए थे। तो इस प्रकार क्या है कि रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी निर्योग्यता जो थी वो एक महिला होना ही थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, चांदी का सिक्का चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया, या इल्तुतमिश ने चलाया, बलबन ने चलाया, बहराम शाह ने चलाया। तो ध्यान रखिए, चांदी का टंका और जीतल, चांदी का टंका और जीतल ये मुद्रा धातुएं थी। जीतल, ठीक है, ये किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया। तो ये इल्तुतमिश जो है भारत में अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक बना। इसमें क्या है, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने, उस किसके रूप में, टंके के रूप में, टंके के रूप में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तो और क्या था कि टंका का भार, टंका का भार क्या था, 15 ग्रेन, टंके का भार लगभग 15 ग्रेन होता था। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि टंका व जीतल की शुरुआत किसने की। तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के टंके का भार कितना था, तो 15 ग्रेन था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करिए, आर्य समाज, ये सॉरी मॉडर्न का एक क्वेश्चन आ गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। एक तरफ आपके धर्म सुधार आंदोलन दिए गए, एक तरफ के संस्थापक दिए गए। तो पहला जो है आर्य समाज की स्थापना किसने की, पहले का क्या हो रहा है, पहले का आर्य समाज किस पे जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। तो पहले का बी हो गया। दूसरा ब्रह्म समाज का देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये हमारा दूसरे क्या क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने। तो चौथे का आपका क्या हो गया, सी हो गया। और बचा कौन सा, तीसरा। तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा, तीसरे का डी। तो ऑप्शन देखिए नीचे कौन सा सही हो रहा, बी ए डी सी जिसमें आ रहा हो। तो पहले में बी ए सी डी गलत हो गया, बी ए डी सी, बी ए डी सी। तो यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके मिलान से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन अलग अलग ही पूछ लिया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या पूछ क्वेश्चन दिया राजा राम मोहन ने किस समाज की स्थापना की, ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये कितने भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट है पानीपत की लड़ाई, लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया। तो पानीपत की लड़ाई भी मैं आगे बता चुका, पानीपत की लड़ाई कब हुई, 1526 में। 1526 में लड़ाई हुई, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर। एक निर्णायक लड़ाई थी, और
इस लड़ाई को जीत करके बाबर भारत पर शासन अपना स्थापित कर लेता है और नए वंश की नींव डालता है, वो है आपका मुगल वंश। ठीक है, तो 1526 में एक चीज़ है, तो याद रखने की तारीख है, कैसे याद रखो। याद रखने की आपको एक ट्रिक बताते हैं, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों की एक ट्रिक है। तो जब पानी पीकर पानी पीकर पानी पीकर खाना खाकर खाना खाकर चंदेरी चली चंदेरी चली घाघरा उठाकर। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक बता रहा हूँ। पी से पास, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चंदेरी से चंदेरी, घाघरा से घाघरा। तो ये 1526 में युद्ध लड़ता है बाबर, 1527 में ये युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ता है, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ता है, और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, जल व थल पे क्वेश्चन बहुत आता है कि जल व थल पे लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा था। ठीक है, बाबर के द्वारा, तो वो कौन सा था, घाघरा का युद्ध जो था ये जल व थल पर लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो इसके और भी क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया, जयचंद का, हेमू का, दौलत खां और इब्राहिम लोदी। तो आप बता देंगे आराम से, इब्राहिम लोदी। अगला है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ, अभी मैंने बताया 1526। सॉरी, पानीपत का युद्ध यानी कि पहले पानीपत के युद्ध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पानीपत के युद्ध में कौन विजयी रहा। पहले पानीपत के युद्ध में कौन विजयी रहा, तो इसमें विजयी रहा था कौन, बाबर। बाबर विजयी होगा तभी तो वो भारत पर अपनी मुगल वंश की नींव डालेगा। तो इस प्रकार क्या है, व्याख्या देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ी गई। यह उत्तर भारत में हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत के अंत को चिन्हित किया गया। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक पूरा ये समाप्त होता है, यानी कि ये 10 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। कल एक नई 10 क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी के पास पहुंचाइए। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, और एक क्वेश्चन से यानी कि एक 10 क्वेश्चन से आपको कितनी आसानी से 40 के आसपास क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।